क्योंकि जो नए नए लोग हैं वो लोग जो है उसको समझते नहीं है, तो उसमें फिर झगड़ा पर उतर आते हैं कि तुम लोग ये कहते हो तो हम ये नहीं मानते। तो वो झगड़े वाली बात नहीं है, उसमें जो है सत्य को जानने की बात है। ये हम लोगों को सबको समझाना है। हम लोग सत्य को प्रकट कर रहे हैं, जो सत्य हमने जितना जाना उतना आपने जाना है। उसमें खराबी भी हो सकती है, उसमें अच्छाई भी हो सकती है। तो उसको जो है फिर हम लोग सही ढंग से कैसे समझाएंगे, तो ये हम लोगों की मुख्य बात है। तो उसमें फिर सारे जितने भी हम लोगों के, चाहे वो चारवाक हैं, चाहे वो न्याय हैं, वैशेषिक हैं, या बौद्ध धर्म में ही जो है कई आपस में जो है वो हैं 18 संप्रदाय हैं, या फिर आपके जो सिद्धांतवादी लोग हैं या यान की दृष्टि से हैं, तो फिर आपस में उसको जो है बहुत ज्यादा क्लेश नहीं होता है। हम लोगों का क्लेश कब होता है, जब कहेंगे कि जो सत्य है मेरा ही सही है, दूसरों का सत्य सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को थोड़ा सा उसको, जितने भी विद्वान लोग हैं उनको जो है इस पर हम लोगों को जो है वो करना पड़ेगा। जी धन्यवाद। मैडम Sir, I have a question. You have talked about Atish Dipankar Srigyan. He was a Bengali. Yes, Atish Dipankar was a Bengali. So I would like to know in which language did he write the Buddhist scripts? अच्छा, तो आप जो है वो आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान आतिश के बारे में पूछ रही ना। तो वो बंगाली हैं, तो बंगाली होने पर भी इसका क्या है, बंगाली मतलब बंगाली जरूर हैं, अच्छा है। और हम लोग उनको जो है बंगाली के रूप में, जो बहुत बड़े स्तर पर हम लोग भारतीय कहते हैं, बंगाली नहीं। तो हम लोग फिर उनका जो अभी ग्रंथ है अधिकतर जो है ये आपका, उनके साक्षात ग्रंथ अभी नहीं मिलते हैं, लेकिन उस पर रेस्टोरेशन हुआ है। हमारा पहला जो ग्रंथ छपा है उसमें 11 ग्रंथ हैं, 11 ग्रंथ पर मैंने काम किया है आतिशा के, और वो आपके बंगाली में भी छपा है, देख लीजिएगा। तो बहुत छोटे छोटे ग्रंथ हैं, बहुत अच्छे ग्रंथ हैं। वो जो है आपके साधना आदि के लिए और धर्म को समझने के लिए, क्योंकि अतीशा को भारत तिब्बत में जो है दूसरा बुद्ध कहा जाता है ना। तो ऐसे यहाँ पर हमारे अतीशा के कई ग्रंथों पर काम हुआ है। हमारा पीएचडी भी अतीशा पर ही है, उसमें फिर 8 और ग्रंथों को हमने उसमें जोड़ा है। और ऐसा करके और भी लोगों ने काम किया है यहाँ पर, जैसे बोधिपथ प्रदीप है उस पर काम हुआ ही है, वो छपा है। और भी कुछ ग्रंथों पर यहाँ पर हुआ है। तो अतीशा तो भाई तिब्बत के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हालांकि उनके ग्रंथ संस्कृत में मिलते नहीं है, लेकिन उसको हम लोगों ने रेस्टोर करके संस्कृत में, और फिर रेस्टोर संस्कृत में है, उसको हम लोग मूल ग्रंथ के नजदीक लाना चाहते थे। और उसको जो हमने संस्कृत में किया है, फिर उसको जो है हिंदी अनुवाद भी हुआ, और किसी किसी का फिर अंग्रेजी अनुवाद भी आजकल हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसके मेरा जो 11 ग्रंथ अतिश विरचिता एकादश ग्रंथा बोल के एक मैंने पहला ग्रंथ बनाया था जो 92 में छपा। तो उसका आपके बंगाली में भी हमारे एक मित्र हैं, जो हमारे शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आर.के. दास, हाँ आर.के. दास। तो उन्होंने जो है आपके बंगाली में बनाया। उन्होंने हमारे 2-3 ग्रंथों का, मिलारेप्पा का जो जीवनी है वज्रयान का, उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया था तिब्बती से, उसका भी बंगाली में छप गया है। एक वज्रयान का जो प्रिलिमिनरी मेडिटेशन है पूर्वोक्त टिप्पणी बोल के, उसका भी आपके बंगाली में छप चुका है। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग बहुत उपकृत हैं। समय नहीं है। एक क्वेश्चन सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो छेके लैंग्वेज है जो टिबेटन का मेन लैंग्वेज है, जिसके सारे लैंग्वेज आए हैं, वो कितना साल का पुराना है, ये अगर आप देते ये धारणा छेके लैंग्वेज? जी 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 जी। तो तिब्बती लैंग्वेज को जो है उसमें 2 पक्ष हैं। एक तो कहते हैं कि पहले से लैंग्वेज था, बोलने वाले भी हैं। एक जो है ये लैंग्वेज जो है 7वीं शताब्दी में जो तिब्बत के राजा सोंगजेंग गम्पो थे उसके समय ये नव निर्माण हुआ, ऐसा मानते हैं। तो ज्यादातर लोग इसी को मानते हैं। उन्होंने उस समय के राजा जो सोंगजेंग गम्पो थे 7वीं शताब्दी में, बहुत बड़े महान राजा हुए हैं। तो उन्होंने एक 18 लोगों को भारत में भेजा था। तो उसमें एक है थोन्मी संबोटा बोल के। थोम्बी संबोटा ने ही तिब्बती स्क्रिप्ट को जो है तैयार किया है, और उसको जाकर फिर सबसे पहले राजा को पढ़ाया, सोंगजेंग गम्पो को पढ़ाया, और फिर उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, फिर उन्होंने अनुवाद शुरू किया। ये 7वीं शताब्दी आप मान के चलिए। जी
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग बहुत उपकृत हैं सर, और बहुत नई चीजें आपने दिया। लद्दाख से अरुणाचल तक की परंपरा, फिर बौद्ध धर्म का स्वरूप, उसके बाद बौद्ध धर्म एक धर्म नहीं अपितु वह एक सत्य का मार्ग है, उसको जो है दर्शन कहा जाता है। तथा साथ साथ जो टीकाएं हैं सर, वो ग्रंथों को साधु भाव में रखती हैं, अन्यथा उनमें भ्रमात्मक स्थिति लोगों को पैदा हो जाए। इसलिए बहुत उपकृत हैं सर। और अगला सत्र जैसे भी सर हम लोगों का कोई कार्यक्रम होगा, हम लोग सर फिर आपके लेक्चर के लिए प्रतीक्षारत रहेंगे। अभी के लिए जी। सर आपको धन्यवाद। इस क्रम में हम लोगों के साथ उपस्थित हैं इसी बुद्धिज्म परंपरा के ही बड़े प्रामाणिक आचार्य प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम कुमार सिंह जी, जो कि नवनालंदा विश्वविद्यालय बिहार प्रांत से हैं। इन्होंने दर्शन को, दर्शन शास्त्रों को तथा दर्शन शास्त्र के प्रकाशित ग्रंथों को बहुत ही घनिष्ठतम तथा समीप से अनुभव किया है। इस प्रकार आचार्य पुरुषोत्तम जी को हम निमंत्रित करते हैं कि अपने अमूल्य व्याख्यान से इस सभा को उपकृत करें। डॉक्टर प्रोफेसर पुरुषोत्तम कुमार सिंह। मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, त्रिरत्न को प्रणाम करता हूँ, बुद्ध धम्म और संघ को प्रणाम करता हूँ। उस कक्ष में बैठे हुए सभी वरिष्ठ आचार्यों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वहाँ मेरे अग्रज प्रोफेसर सोमेश मिश्रा सर हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। ये अवसर मेरे समक्ष आया और इसके बाद मैं उन सभी व्यक्तियों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऐसा विषय चुना, लिविंग ट्रेडिशन ऑफ स्क्रिप्चर्स, ज्ञान एंड विज्ञान। आज भारत में इस विषय पे चर्चा परिचर्चा की बहुत आवश्यकता है और इसके लिए इस राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कलकत्ता केंद्र ने इतना महान कार्य किया है, मैं उसके लिए शब्दों में साधुवाद नहीं दे सकता हूं। क्योंकि सदियों से जो भारतीय ज्ञान को निम्न कोटि का और नीचे के स्तर पे रखने का जो एक दुष्कृत किया गया, एक कुत्सित प्रयास किया गया, और अब एक ऐसा युग आया है जिसमें कि चीजों को हम उसको सही स्वरूप में विश्व के पटल पे रखें। और ये एक बहुत महान कार्य है। देखिए, भारतीय स्क्रिप्चर्स जो हैं वो पूरी तरह से लाइव रहे हैं विश्व में। अभी मैं इस पे शोध कर रहा हूं कि पाश्चात्य देशों में जो नवाचार की परंपरा आई, इनोवेशन की जो परंपरा आई, वो जब से उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और समझा, भारतीय विज्ञान को समझा, तब के बाद आई या पहले आई, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमें अपने स्क्रिप्चर्स से, अपने ग्रंथों से, साहित्य से दूर रखने का प्रयास किया गया। और एक ये हुआ कि जो संस्कृत में, जो संस्कृत भाषा में जो भी चीज है वो विज्ञान हो ही नहीं सकता, वो धर्म है, वो मतलब एक धार्मिक बात है। चाहे वो विमान शास्त्र ही क्यों न हो, चाहे वो
मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान ही क्यों न हो, वो धर्म है। पाली भाषा में जो भी चीज है वो धर्म है, वो विज्ञान नहीं हो सकता। ये भ्रांति फैलाई गई। पर्शियन में जो भी चीज है वो इस्लामिक रिलीजन से संबद्ध है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। और इंडियन स्क्रिप्चर्स, चूंकि मैं आपको ये लिविंग ट्रेडिशन एकेडमिक्स में कैसे है, मैं इस पे चर्चा करता हूं कि एकेडमिक्स में कभी भी ये एक डोरमेंट कंडीशन में इंडियन स्क्रिप्चर आया ही नहीं। शुरू से, आरंभ से वो बिल्कुल लाइव रहा है और उस पे शोध होते रहे हैं। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, ये बात जब 18वीं सदी से आरंभ हो चुकी है। और अगर भारतीय परंपरा लाइव नहीं होती तो आज दुनिया में 2 साइंटिफिक प्रैक्टिसेस शुरू हुए हैं। एक को कहते हैं फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, और मेरे जैसे बहुत सारे प्राच्य विद्या के छात्र उसको कहते हैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग, लेकिन मैं उसको फिलोसॉफिकल काउंसलिंग ही कहता हूं। तो ये जो भारतीय दर्शन के आधार पे जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो क्या ये एक दिन का परिणाम है क्या? ये भारतीय ग्रंथों के अध्ययन के बाद एक निचोड़ सामने आया कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है उसके पैरेलल। मैं अभी ये स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी डेटा कलेक्शन का दौर चल रहा है। तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग जो है वो पैरेलल है मॉडर्न साइकोलॉजिकल वेस्टर्न काउंसलिंग के। दूसरा ट्रेडिशन जो एकेडमिक्स और मेडिकल साइंस में चल रहा है वो है माइंडफुलनेस बेस्ड साइकोथेरापी। मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी का अध्ययन करने के बाद उसने ये कंक्लूजन निकाला कि माइंडफुलनेस बेस्ड काउंसलिंग और माइंडफुलनेस बेस्ड साइकोथेरापी मेंटल डिजीज को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। तो हमारे सामने भारत और विश्व में जो हमारे ग्रंथों का लिविंग ट्रेडिशन है उसके लिए ये 2 बहुत बड़े प्रमाण हैं, और इन दोनों प्रमाणों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते नहीं है, निकालें कि हमारा ट्रेडिशन 1800 से जब ये सदी शुरू होता है तब से हमारा ट्रेडिशन मॉडर्न हमारे ट्रेडिशन को मॉडर्न साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पे कैसे टेस्ट करने का सिलसिला चल रहा है। अब मैं बात करता हूं मॉडर्न न्यूरोसाइंस की। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में मेरा इस पे ज्यादा काम है। मेरी एकेडमिक एनर्जी 50% इस दिशा में जाती है। माता सरस्वती और भगवान बुद्ध को मैं अपनी एनर्जी इसके लिए समर्पित करता हूं। न्यूरोसाइंस में 1913 में एक पुस्तक आई, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी। अब वो टर्म बुद्धिस्ट साइकोलॉजी आया, वेस्टर्नर्स ने इसको पकड़ा, कहा कि भाई ये साइकोलॉजी कैसे है। तो पहले तो उन्होंने क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू किया कि
राइस डेविड्स की पत्नी ने, उसने कैसे इसको साइकोलॉजी टर्म दे दिया और राइस डेविड्स ने इसका समर्थन किया। इसके बाद एनालिसिस शुरू होता है और वो लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये तो पूरी तरह साइकोलॉजी है और मॉडर्न साइकोलॉजी जिस पे हम इतना गर्व करते हैं उसके बिल्कुल करीब है, बल्कि समानांतर है। इसके बाद 1950 में उनका ये प्रयास मैच्योर होता है और वो स्वीकार करते हैं कि ये है ही। विलियम जेम्स का कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। वो इसलिए आता है कि वो बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे। उनको ये अहंकार था कि मैं ब्रेन को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। ब्रेन के एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी को तो वो निकाल लेते थे न्यूरो सर्जरी के द्वारा, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर था, फंक्शनल एस्पेक्ट था, उसके बारे में उनको जीरो नॉलेज था। वो परेशान रहने लगे। उनको लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम भारत जाओ और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करो। और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो ब्रेन के सॉफ्टवेयर को समझना शुरू किया और उसने पाली के ही एक टर्म को, जिसमें कहा गया कि चित्त संतति है, वो नदी सोत विये है। दिस इज जस्ट लाइक द स्ट्रीम ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। सो he gave the revolutionary concept that is called stream of consciousness, जो कि भारतीय ग्रंथ इस कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है। चाहे वो भगवत गीता में जो जीवन संतति की बात की गई है, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, चाहे बौद्ध ग्रंथों में कहा गया कि भाई कैसे जो है सो जीवन का एक जीवन का अंत होता है, दूसरा शुरू होता है, लेकिन वो केवल एम्पिरिकल लेवल पे लगता है कि जीवन खत्म हुआ, लेकिन जीवन खत्म नहीं होता है, वो एक सतत चलता रहता है। जब जेम्सियन कॉन्सेप्ट जब पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया और जब लोगों को इसकी सच्चाई का पता चलता है, तब इस दिशा में सारे लोग आते हैं। और फिर दलाई लामा ने, परम पूज्य दलाई लामा ने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट। उसके बाद उन्होंने जो है सो इस पे कार्य करना शुरू किया। जॉन बरेला जैसे न्यूरो साइंटिस्ट और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सामने आए। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बुद्धिज्म जो है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक रिलीजन है और न्यूरो साइंस का बहुत सारा गूढ़ रहस्य आज उसका रिप्लाई, उसका आंसर बुद्धिज्म में रखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के एक नया कॉन्सेप्ट आता है न्यूरो साइंस में, जो हमारे रामचंद्रन भारतीय मूल के हैं और वो यूएस में बहुत बड़े जाने माने न्यूरो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक टेल ब्रेन में लिखा है कि 21st सेंचुरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ऑल द साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट्स, they have accepted that the consciousness, the functional aspect of consciousness is totally mysterious. अब उन्होंने मिस्टीरियस कहा, लेकिन दूसरी तरफ जो हम लोग बुद्धिज्म के छात्र हैं, वो जब हम पठान पे आते हैं, जो अभिधर्म पीटक का 7वां ग्रंथ है, तो वहां जब प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनता है
तो जिसको वो मिस्टीरियस कहते हैं वो सारी चीजें वहां खोलकर रख दी गई हैं, और पूरा का पूरा न्यूरो साइंस जो है वो क्लियर होता है, और उस पे हम लोगों से ज्यादा कार्य वो करते हैं, वेस्ट वाले कर रहे हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जब आप लोग गूगल पे जाएंगे तो देखेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो एक अलग प्रोसेस है, और वो प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी का देने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि इसका पूरा का पूरा श्रेय बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और इंडियन स्क्रिप्चर्स को जाता है, क्योंकि जो नया कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह इंडियन स्क्रिप्चर्स पे, खास करके बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पे आधारित है। तो इसको आप मतलब मैं तो हैरान हूं कि प्रोफेसर सोमेश मिश्रा सर के नेतृत्व में आप लोगों ने ये विषय चुना कैसे। और दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारा स्क्रिप्चर्स कैसे आज एकेडमिया में लाइव है, मेडिकल साइंस में लाइव है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी एक दिन पूरा 2 घंटे का लेक्चर हो, मैं बताऊंगा कि कैसे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को, इंडियन सिस्टम को, मेडिटेशनल सिस्टम को, साइकोथेराप्यूटिक एस्पेक्ट को किस तरह से आज वेस्ट में जो है वो जनरल मेडिसिन में यूज किया जाता है, और इस पे यूज किया जाता है साइकोलॉजिकल में, और न्यूरो साइंटिफिक ट्रेडिशन में कैसे यूज किया जाता है। फिर 2009 में पूरे दुनिया के माइंड साइंटिस्ट्स को बुलाया गया थाईलैंड में, माहिडोल यूनिवर्सिटी में मुझे भी बुलाया गया। वो हम लोगों का एक, जो लोग माइंड साइंसेस पे काम कर रहे हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उसमें जब उनके फाइंडिंग्स को मैंने देखा तो वो एक अलग तरह का एहसास था भारत के और भारतीयों के लिए। इस तरीके से हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और न्यूरो साइंटिफिक एस्पेक्ट कैसे हमारे ग्रंथों से चिपका हुआ है, बिल्कुल ग्रंथ के साथ चल रहे हैं वो। दूसरी बात बताता हूं, यूएस में एक बहुत बड़ा समूह खड़ा हो गया है। वो समूह है कैंसर के ट्रीटमेंट में भारतीय ग्रंथों का, मेडिटेशन का, काउंसलिंग का क्या रोल हो सकता है पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में, और कैंसर का जब मेन कोर्स चल रहा है उस दौरान। अब भारत में मैंने भी एक ग्रुप छोटे से अपने रिसर्च स्कॉलर्स को कंपलसरी कर दिया है, 4-5 को, जो इन चीजों को समझ पाते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स को आप कैसे काउंसलिंग करोगे। और ये पूरी तरह भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है। तो मेडिकल साइंस में जो हमारे ग्रंथ हैं, अभी मैं अपने पर्सनल लाइब्रेरी में बैठा हूं, अभी मैं आपको बताता हूं एक पुस्तक के विषय में। वो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस इन इंडिया। वो एक यूरोपियन के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस इन इंडिया। वो पूरा जब हम अपने आदि काल में थे, उस काल में हम मेंटल इलनेस को कैसे टैकल करते थे, बाद में ऋग्वेद में आके एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनता है, और आज तो पूरा इंडियन स्क्रिप्चर जो है इस पे कार्य कर ही रहा है, और हमसे ज्यादा वेस्ट के लोग कार्य कर रहे हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स के लिविंग ट्रेडिशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज मेडिकल साइंस है। दूसरा जो ये है वो है आपको मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। जब सुमाकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल टेक्स्ट लिखा, पुस्तक लिखा, और लिखने के बाद उसने एक टर्म कॉइन किया बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। जैसे कि राइस डेविड्स की पत्नी ने, जेफरसन राइस डेविड्स ने बुद्धिस्ट साइकोलॉजी टर्म कॉइन किया, उसी तरह
बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का टर्म आया, और वो तो चूंकि बुद्धिज्म पर फोकस है ना, लेकिन हमारा जो पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स अगर हमारे नौजवान एक प्रोजेक्ट पे काम करें तो उसमें जैनियों का भी है, बौद्धों का भी है, सनातन का भी है। हम एक इंडियन इकोनॉमिक्स की पूरी परंपरा खड़ी कर सकते हैं। तो माइकल सुमैकर ने इसको इस्टेब्लिश कर दिया। अब दुनिया का ध्यान फिर इस पे आया, चूंकि ऑलरेडी मेडिकल साइंसेज में इंडियन स्क्रिप्चर्स स्थापित हो चुका था, खास करके बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। मैं रमेश चंद्र नेगी सर को मैं नमस्कार करता हूं और उनका ध्यान खास करके इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पे काफी काम हुआ और कार्य होने के बाद बुडापेस्ट में, हंगरी में एक फैकल्टी का निर्माण होता है। उसका नाम होता है फैकल्टी ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। बहुत सारे स्क्रिप्ट, चूंकि हमारे जातक कथाओं में मैनेजमेंट के बहुत सारे तत्व हैं। विनय पिटक महावज्ञ में है, चुल्ल वज्ञ में है कि कैसे मैनेज करना है, और जो प्रातिमोक्ष पातिमोक्ष में जो 7 अधिकरण समथ धम्म है, जो विवादों को खत्म करने का एक मार्ग दिया गया है, वो आज भी यूएन अगर उसको इन टोटो लागू करे तो भारतीय परंपरा के अनुसार से हम विवादों को, दुनिया के विवादों को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद पूरा जो कैसे, अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हॉलीडे की परंपरा, वीकली हॉलीडे की परंपरा भारतीय ग्रंथों में आई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कर्मचारियों को, जो स्टाफ को मेडिकल फैसिलिटी देने की बात है, वो भी भारतीय ग्रंथों में आई है। ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्रोडक्शन का रिलेशनशिप है, मतलब ऑनर एंड वर्कर के बीच में एक नया टर्म आता है भारतीय ग्रंथों में, उसको कहते हैं उद्योग मित्र। वो कर्मचारी नहीं होते हैं, वो वर्कर नहीं होते हैं, वो उद्योग मित्र होते हैं। तो इस तरीके से अभी चल रहा है। मैं भी अपने यहाँ ये बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एक स्पेशलाइजेशन देने वाला हूँ, और IIM बोधगया के साथ भी मिलके हम इस दिशा में काम करने वाले हैं। तो 2010 में मैं जब बोल रहा था यूएन के इसमें ऑडिटोरियम में बैंकॉक में, तो मैंने कहा कि तुम लोगों ने जो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तुमने जो इस ब्लू प्लेनेट को हेल बना दिया, क्योंकि तुम्हारे पास, तुमने इंडियन स्क्रिप्चर के केवल टेक्निकल एस्पेक्ट को समझा, उसके एथिकल एस्पेक्ट को नहीं समझा। परिणाम क्या हुआ कि ओवर कंजम्पशन और ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण आज दुनिया जो है मतलब खत्म होने के कगार पे है। लेट द ईस्ट लीड द वर्ल्ड and you follow the Indian system of economics and management or Eastern system of economics and management, तब तुम्हें पता लगेगा कि how they can help and how they can create a sustainable environment in the world। तो अब हमारा जो ट्रेडिशन है, जो स्क्रिप्चर, जो लिविंग ट्रेडिशन ऑफ स्क्रिप्चर्स है, जब हम उस दिशा में भी देखते हैं तो कितना महान कार्य है हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने भविष्य को देखते हुए हर विषय पे अपने विचार व्यक्त किए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अभी रमेश चंद्र नेगी सर सहमत होंगे, सोमेश मिश्रा सर सहमत होंगे कि हमारा जो सनातन ट्रेडिशन है वो इवोल्यूशन का परिणाम है। वो इवोल्यूशन का परिणाम है, एक एक स्टेप पर कैसे हम लोग बढ़े हैं। आज जब हम मेगालिथिक कल्चर में जाते हैं, मेगालिथिक साइट पे जाते हैं, तो ग्रेवयार्ड में देखते हैं कि वो सारी चीजें रखी हुई हैं जो व्यक्ति इस जन्म में यूज करता है और अगले जन्म में वो यूज करेगा। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन, जो लाइफ साइकिल, जो
जीवन का सातत्य है, जीवन संतति है, उसकी परिकल्पना हमारे लोगों ने 1,00,000 साल से भी ऊपर पहले कर ली थी। और वही रिफाइनमेंट और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्रम से आता हुआ आज हम पुनर्जन्म को इतने अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं। वही मैं अपने छात्रों को कल शाम को ही PhD वालों को मैं बता रहा था कि किस तरह से जो है वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गढ़ा गया, जबकि इस तरह की बात कुछ है ही नहीं। जब भारत की कल्पना अध्ययन करते हैं पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों के आधार पे, तो जिसको आज हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, जहां से कि कहा जाता है कि आर्य भारत की ओर आए, वो सेंट्रल एशिया जो है वो उत्तर कुरु है। हिमालय के दक्षिण में कुरु है और हिमालय के उत्तर में बियॉन्ड हिमालय जो है वो उत्तर कुरु है, जो आप कजाकिस्तान और ये सब आप कहते हैं। और भगवान बुद्ध ने भी और शास्त्रों में भी कहा गया है कि वो अपने जीवन की कीमत पर सील का पालन, मोरालिटी का पालन करते हैं। तो हमारा यह संबंध है और हमारा सनातन और सातत्य हमारा कहाँ है, ये नौजवानों को खोजने की जरूरत है। तो बुद्धिस्ट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पर भी आज दुनिया हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ कितना लाइवली जुड़ी हुई है, ये हमारे दुनिया तो काम कर रही है, हमारे भारतीय छात्रों के लिए अध्ययन और शोध का विषय है। अगली बात आती है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। तो हम लोग 80 के दशक में जब अर्थ समिट शुरू हुआ है, तो अर्थ समिट शुरू होने के साथ साथ एनजीओज ने पैरेलल समिट शुरू किया, जहां जहां भी अर्थ समिट हुआ है। और पैरेलल समिट शुरू करने के साथ ही रिलीजियस लीडर्स को बुलाया गया, रिलीजियस लीडर्स को बुलाया गया और उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स के आधार पे बताया कि हमारे स्क्रिप्चर्स में किस तरह इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को उनके इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे शास्त्रों में किस तरह का ये है, प्रावधान है। तो एक नया सिस्टम शुरू हो गया, इंडिजिनस और इंडियन सिस्टम ऑफ इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की। ये चलता रहा सिलसिला। बाद में जब यूएन ने फंड दिया, तो जो UNDP होता है, यूनाइटेड नेशन डे ऑफ बैसाख, उसमें जो है सो एक नया सेशन, एक नया अध्याय जुड़ा, वो है बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से आज अब वो बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण हो रहा है, भारतीय ग्रंथों के आधार पे, जो आज आप देख रहे हो ना। मतलब इन्वायरमेंटल साइंस एक नया विषय जन्म लिया भारत में भी, तो उसमें ये चीज जुड़ना चाहिए। वेस्ट में ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन भारत में आप अभी जाके स्टडी करेंगे जहां जहां इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं, तो वहां आपको इंडियन साइंस नहीं मिलेगा, इंडियन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी नहीं मिलेगा, जिसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। तो ये 80 के बाद से बहुत एक्सेलरेट हो गया, तेज हो गया इस तरह की चीजों पे, और कितने वॉल्यूम्स उन्होंने निकाले हैं। जब आप जाएंगे इस पे, ये करेंगे, डेमियन क्वीन हैं और किंग हैं और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने बुद्धिस्ट इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पर और इन्वायरमेंटल एथिक्स पे कार्य करके दुनिया को एक नया मार्ग दिया है। और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने जो है वो वैदिक इकोलॉजी पे और जो है सो ये किया है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि इसको एक, जैसा कि अभी रमेश चंद्र नेगी सर ने भी कहा कि हमें कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि भारत माता एक
उसको जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो एक विराट पुरुष है, जिसके अंदर असीम ऊर्जा और असीम संभावनाएं हैं, जो विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। और उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के रूप में ये बौद्ध परंपरा, सनातन परंपरा, बौद्ध परंपरा, जैन परंपराएं हैं। हमें इसको खुले दिल से स्वीकार करना पड़ेगा, और तभी जाके हम जो आज एक कुत्सित प्रयास शुरू हुआ कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त पे वो एकेडमिक अध्ययन करते थे जर्मनी के लोग, और बाकी आपको पता ही होगा कि ऋग्वेद के कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स जर्मनी में पाए गए, और हमें बताते थे कि ऋग्वेद जो है वो गडेरियों का गान है। जब गडेरिया भेड़ चराने जाता था या गाय चराने जाता था, पशु चारक, तो बैठ के जो गाता था वो ऋग्वेद में रिकॉर्ड कर दिया गया। तो ऋग्वेद जैसे, मतलब बताइए, जहां पर ये कहा गया, जिसने कि इवोल्यूशन की पहली थ्योरी पता नहीं 1500 साल पहले, डेटिंग तो जा रही है बहुत पीछे, 2000, 2500, 4000, 5000 साल पहले बीसी, उसने कहा कि भाई देखो, राष्ट्र का ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सृष्टिकर्ता ने जब इसकी रचना की तो उसके मन में तो पूरी सृष्टि समाई हुई थी, तो सृष्टि तो एग्जिस्ट कर ही रही थी। इसी चीज को पाली में भगवान बुद्ध ने कहा कि अनमतज्ञो अयं संसारो पूर्णिमा कोटि न पयायति। इस संसार की उत्पत्ति जो है वो, उसको आप टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़े साइंटिफिक रिसर्च का विषय है, और इसको आप जो है इवोल्यूशन का परिणाम है। अभी दूसरी रचना आई है, वो भी यही बात कह रही है कि इवोल्यूशन ऑफ लिविंग क्रिएचर बेस्ड ऑन इंडियन स्क्रिप्चर्स, वो भी पश्चिम से ही आई है। तो इस तरीके से जो भारत की ज्ञान परंपरा है, अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को नहीं ले रहा हूं। अभी मैं मेडिसिन बेस्ड जो मेडिकल थेरापी है उसको नहीं ले रहा हूं, वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो मेरा आग्रह आप सबों से है कि जो हमारी जो लिविंग ट्रेडिशन है स्क्रिप्चर्स का ज्ञान और विज्ञान में, उसको भारतीय विश्वविद्यालयों में उस करिकुलम को हमें ध्यान, मैं ये नहीं कहता, अभी मैं जब ये बात कहूंगा कि आप इंडियन ट्रेडिशन का अध्ययन करो तो कम से कम 10 लाख लोग खड़े हो जाएंगे कि ये भारत को पिछड़ेपन के दौर में ले जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई जब सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो तो समरंग सूत्रधार और बाकी जो बौद्ध स्थापत्य के ग्रंथ हैं, उनको तो एक बार देखो कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रिएशन कैसे करते थे। चूंकि बिना टेक्निक के नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था वो 9 मंजिली इमारत थी, जो अभी स्वयं सांग के रिकॉर्ड से आ रहा है, बाकी रिकॉर्ड्स तो 9 मंजिल इमारत बिना सिविल इंजीनियरिंग के बन जाना संभव था क्या? और जो अभी नालंदा विश्वविद्यालय का जो ये मिला है, रिमेंस मिला है, तो नालंदा जो मेन कैंपस से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे अभी एक स्तूप मिला है जिस पर ओरिजिनल कलर प्राप्त हुआ है। ओरिजिनल कलर जो है इतना शाइनिंग है, इतनी चमक है उसमें कि वो बिल्कुल मोतियों जैसी चमकती है। जो स्तूप का भी एक छोटा सा टुकड़ा जो अभी उसका कलर का मिला है। तो सिविल इंजीनियरिंग में भी जो हमारी चीजें थी, जो हम इको फ्रेंडली करते थे, तो वो सारी चीजें यहाँ
चल रही थी, और इसके बाद वो जितने मैकेनिकल में, अब आप बताएं कि दक्षिण में जो ग्रंथ मंदिर बने हैं महाबलीपुरम और ये सब, कम से कम 70-80 फीट ऊंचे तो जरूर हैं, और वहां तक उतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को कैसे उठाया गया? भाई आप इसको जानने का प्रयास तो करोगे ना कि लिफ्टिंग ट्रेडिशन कैसे था न। आज तो उठाने के लिए आप क्रेन का इस्तेमाल करोगे, डीजल पेट्रोल और क्या क्या आप यूज कर दोगे, उस जमाने में तो ये नहीं था। तो क्या इको फ्रेंडली सिस्टम को हम डेवलप करेंगे तो ये पिछड़ापन होगा क्या? तो इस तरह से ये भारतीय स्क्रिप्चर्स किस तरह लाइव हैं आज, और वो लोग खुद उस पर कैसे काम कर रहे हैं। जर्मनी में जो टैक्सेशन है, जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में हर चीज पे किस तरह से कराधान की व्यवस्था की है, और उस कर व्यवस्था से ही आज मौर्य साम्राज्य बिल्कुल अरब वर्ल्ड तक गया। अब मैं ये बात कह रहा हूं कि अरब वर्ल्ड तक गया, इसका मुख्य ये है कि जो पाकिस्तान के जो फादर ऑफ पाकिस्तान आर्कियोलॉजी कहे जाते हैं, उनका नाम है अहमद हसन दानी। वो BHU के ही संस्कृत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे, पहले नहीं मतलब गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उन्होंने जो जीवन के अंतिम वर्षों में जो खुदाई सबसे पश्चिम में की, अरब के पास जा करके, तो वहां पे जो लास्ट लेयर मिला नीचे, वो मौर्यन लेयर था। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं इतिहास में, तकनीक में, चिकित्सा के क्षेत्र में। उन सारी भ्रांतियों को नौजवानों को दूर करने की जरूरत है। और एक शब्द मैं कह देता हूं कि इंडियन मेडिसिन में कोई ऐसा डिजीज नहीं है जो अछूता है, लेकिन कतिपय जो वेस्टर्न जो ड्रग के बड़े बड़े घराने हैं, वो आज देखो भारत के रिसर्च में और वेस्ट के रिसर्च में क्या फर्क है। वो कोई मेडिसिन जब रिसर्च करते हैं तो उसके बदले वो कोई पेपर पढ़वाते हैं बड़े कॉन्फ्रेंस में कि अब शुगर का लेवल जो है सो उसको घटा के 110 कर दिया जाए। वहां पेपर पढ़ा जाता है, भारत के सारे डॉक्टर उसके पीछे पीछे। जबकि भारत में जो शोध होता था और होता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, 2 विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय वो डिजीज पे काम करता था प्राचीन काल में, और नालंदा विश्वविद्यालय लॉन्गेविटी पे काम करता था। वो जीवन के स्पैन को कैसे एक्टिव रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए, इस पे कार्य होता था। तो उन सभी चीजों पे वो लोक कल्याणकारी है। ये जो अध्ययन का विषय है ये लोक कल्याणकारी है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि फलाने गवर्नमेंट का एजेंडा है या फलाने व्यक्ति का एजेंडा है। हाँ, हमें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए कि अब ये युग है भारतीय स्क्रिप्चर्स को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में कैसे कार्य हो रहा है, हम अपने नौजवानों को उस ओर प्रेरित करें और इस दिशा में कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब लोगों को फिर से प्रणाम करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत जीवंत व्याख्यान सर। आज के युग को जिसकी जरूरत है तद अनुरूप आपने व्याख्यान सर प्रस्तुत किया। हम लोग प्रेरित और उत्साहित दोनों हुए हैं सर, और हम लोग इस तरह कुछ सोचने का प्रयास करेंगे। आपसे बहुत अच्छा दिशा निर्देश मिला है। आदरणीय प्राचार्य जी ने इन्हीं सब तथ्यों को सामने लाने के लिए ही ऐसे विषय को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, अपने अमूल्य समय तथा अमूल्य व्याख्यान तथा स्वदेश एवं विदेश दोनों के मिलाकर के अनुभव को प्रदान करने के लिए धन्यवाद सर आपको।